गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ जल्दी। दिखाना एक बार। बात बंद कर दो अब। ये गेट लगा देना। बात बंद कर दो। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वो ऐसे जनरल काइनेमेटिक्स पर बेस्ड था। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये जो टॉपिक में टेंजेंशियल नॉर्मल है इसको हम लोग फ्रीज कर देंगे। इसके बाद में 1D के ऊपर चला जाऊंगा। क्लियर है क्या? फिर 1D में आप जानते हो कि पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल मोशन में है तो उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होगा। जीरो नहीं, इंफिनिटी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इंफिनिटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हम लोग उसके बाद 1D पे चले जाएंगे। 1D पे पहले हम लोग मतलब 1D का जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं वो भी हमें डिस्कस करना है, और जो जनरल कंडीशंस है सब आएंगे हम लोग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं ताकि आपको टेंजेंशियल नॉर्मल और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार याद हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए और एक बात इधर ध्यान दो। दो बातें हैं, अगर क्लास को एडजस्ट होने में 10 मिनट लगेगा तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। यस और नो? तो इसलिए फटाफट एडजस्ट हो जाओ, ये कोई बोर्ड की क्लास नहीं चल रही है आपकी। फटाफट लिखे। देखो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट velocity of particle is 3 I cap plus 4 J cap meters per second, and acceleration at this instant is 4 I cap plus 3 J cap meters per second square. 4 I cap plus 3 J cap meters per second square। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इस मोमेंट का वेलोसिटी ये, इस मोमेंट का एक्सेलरेशन ये। आगे क्या है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, पता नहीं इसका आगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल रहता है, क्या रहता है, कुछ भी हमें आइडिया नहीं है। तो लिखो फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन and radius of curvature of the path, and the radius of curvature of the path at this moment. Okay, radius of curvature of the path at this moment। देखो क्वेश्चन में वही चीज है बट कुछ मेथड हमारे पास अब लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे पहले बताओ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है क्या?
तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और क्या चाहिए? तो आपको क्वेश्चन का पाथ पता होना चाहिए कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो an चाहिए और v चाहिए, क्योंकि an किसके बराबर होता है? v स्क्वायर बाय रो। तो v तो यहां से मिल जाएगा और रो की वैल्यू निकालने के लिए an चाहिए होगा। an के लिए आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है क्या? तो यहां पर एक बात बताओ, मुझे नहीं पता है कि इनके बीच में एंगल कितना है और ना मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूं। मैंने कहा कि मान लो ये वेलोसिटी इधर है और कुछ एक्सेलरेशन मान लीजिए इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट किधर लेना है? वेलोसिटी के, क्या ये at होगा और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर an होगा। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो at की वैल्यू कितनी? a cos थीटा और an की वैल्यू a sin थीटा। कंफर्म? अच्छा, पता है इस क्वेश्चन में आपका स्पीड को डिफरेंशिएट करके at निकालने वाला पार्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि स्पीड का फंक्शन हो तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या मैंने स्पीड का फंक्शन दिया या पर्टिकुलर वैल्यू? पर्टिकुलर वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो जो dv बाई dt लिखा था ना, स्पीड का डिफरेंशिएशन, याद रखना हम लोग 3D में बात कर रहे हैं, 1D हो 2D हो 3D हो चाहे कोई भी हो। हम अगर v वेक्टर बोल रहे हैं तो वेलोसिटी है और v बोल रहे हैं तो वो स्पीड है। तो यहां से देखिए आपको at और an अब निकालने का एक ही तरीका बचा। व्हाट इज at? दैट इज a cos थीटा। यस और नो? और आपको ध्यान है क्या cos थीटा की वैल्यू क्या है? ये a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v। कल बताया था। तो हमारे पास at कितना आएगा? a से a कैंसिल आउट, a डॉट v बताइए, a डॉट v 12 प्लस 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज 5। बहुत सिंपल वे में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया कितना? 24/5 मीटर्स। बताइए पार्टिकल स्पीड अप स्पीड डाउन? स्पीड अप। कैसे पता चला? 80 पॉजिटिव आ रहा है। अरे यस और नो? मुझे an चाहिए, तो an निकालने के लिए मुझे पता है कि क्योंकि a वेक्टर इक्वल्स टू at वेक्टर प्लस an वेक्टर होता है, तो उसका कोफिशिएंट निकालना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको an चाहिए ना, तो an इज योर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। an की वैल्यू आएगी, a कितना है? a की वैल्यू 5, एक्सेलरेशन है 5, ये रहा, और माइनस ऑफ 24/5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे an आता है, देखिए इट इज योर 7/5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आ गया an? तो यू आर गेटिंग 80 एंड यू आर गेटिंग an, ये दोनों मिल गए हमें। अब मुझे क्या चाहिए? अभी मैं वेक्टर भी लिख दूंगा, फिलहाल कोफिशिएंट्स हैं ये। अब मुझे क्या चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए an इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय रो, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ रो इज स्पीड स्क्वायर बाय an। स्पीड कितना? 5 का होल स्क्वायर अपॉन an 7/5। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 125/7 मीटर्स। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब उस मोमेंट पर इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो इस सर्कल पे घूमेगा dt टाइम के लिए। बात समझे कि नहीं? तो पहले इतना नोट करो। अब मैं इनको वेक्टर में भी लिख देता हूं। बात मत करो, बात बिल्कुल भी।
ओके, अब देखो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब आपको एटी वेक्टर चाहिए। तो एटी वेक्टर क्या है? एटी वेक्टर इज व्हाट? एटी वी कैप। बोलो, एटी कितना है? 24/5। और वी कैप क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5. So I am getting the value of 80 vector from here. That is your 24/25 3i cap plus 4j cap. बोलो, ये 80 वेक्टर आ गया। अभी तक मैंने an वेक्टर के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया है, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम बना के भी कई बार सोचा जा सकता है, बट चाहे कोई भी कंडीशन हो, जो मैं लिख रहा हूं वो तो हमेशा काम करेगा। व्हाट इज a वेक्टर इक्वल्स टू 80 वेक्टर प्लस, क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू है लेकिन n कैप अभी मुझे दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, तो मैंने ये तरीका लगा दिया। व्हाट इज योर an वेक्टर? an वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर, तो a वेक्टर है आपके पास, चलो a वेक्टर माइनस 80 वेक्टर। a वेक्टर तो है आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ 24/25 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए व्हाट इज an वेक्टर, और चेक भी करो कि क्या इसका मैग्नीट्यूड 7/5 आता है, क्या वो आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये कितना आ रहा है an वेक्टर? 28/25 i कैप माइनस 21/25, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको 7/5 ही मिलेगा। चेक करो आप, तो ये वेक्टर प्रॉपर्ली आ गया। अब अगर किसी को n कैप चाहिए ना, a वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे वैसे। डायरेक्ट निकालने का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम एनालाइज करेंगे, और वो कौन सा है उसके लिए वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ता है। और अगर 3D में हो, 3D मतलब समझ रहे हो, आई जे के तीनों हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपना कोऑर्डिनेट यूज करके भी देख सकते हो, बट हमने प्रॉपर्ली वेक्टर से सॉल्व कर दिया। क्लियर है? तो इधर देखो, मेरे से एक दो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर हमने जनरली ये जो चीजें हैं ये हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। कहाँ पे पढ़ा था? लेकिन हमने इसको किस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है? काइनेमेटिक्स। उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब हम सर्कुलर में जाके पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ सर्कुलर की प्रॉपर्टी है, जबकि ये चीजें किसकी प्रॉपर्टी है? एक जनरल मोशन, चाहे वो पाथ कैसा भी। तो जब मैं सर्कुलर में जाऊंगा ना, तो अब मैं इन प्रूफ्स को दोबारा नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। बस क्वेश्चन आपका एज इट इज हो जाएगा। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं, मोशन एनालाइज करते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करने लग जाते हैं, सर्कुलर में तो एन के बारे में सोचते हैं, एसी के बारे में, लेकिन और किसी पार्ट में इसको सोचते ही नहीं है। क्या आपको ये पता चल गया कि हर टाइप के मोशन में एटी और एन हम सोच सकते हैं, चाहे पार्टिकल का पाथ कैसा भी हो। तो जब आप पार्टिकल का मोशन एनालाइज करेंगे तो इन सारी बातों को आपको हर बार सोचना है, इवन सर्कुलर में भी सोचना है। बात समझे कि नहीं? सर्कुलर इज अ स्पेशल केस ऑफ एनी कर्व्ड पाथ, कि ऐसा पाथ जिसमें पार्टिकल का हर मोमेंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। बात समझ गए? तो अभी ऐसे क्वेश्चन में मैं आई जे के और भी कुछ लेके एनालाइज कर सकता हूं। तो अभी हम लोग, अब हमारा जो ट्रैक है वो हम वन डायमेंशनल मोशन की तरफ ले जा रहे हैं। किसकी तरफ?
वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन आपको डिस्टेंस और क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले सिंपल क्वेश्चंस ऐसे बता दे रहा हूं, अगर कुछ स्टूडेंट्स मान लो नए हैं जिनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। क्लियर है क्या? तो इसको नोट कर लिया सबने? फिर हम लोग 1D पे मूव करेंगे। देखिए यार, बात मत करो। एक तो एक पार्टिकल है ना, मान लो आपका सर्कुलर पाथ पर है और वो t=0 पर यहां पर है और वो एट एनी टाइम t पर यहां पर आ गया। ये वाला एंगल दैट इज 60 डिग्री। ओके, पार्टिकल जो है ए से लेके बी तक मूव करता है इस डायरेक्शन में। इस पाथ का रेडियस 4 मीटर है। ओके, डायग्राम बना लो एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फैमिलियर करने के लिए। पाथ कैसा दिख रहा है आपको? देखो, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी with constant speed v naught. Particle move from A to B with constant speed v naught. Then find out question number 1. Question number 1, distance and displacement of the particle from A to B. Distance and displacement of the particle from A to B. दूसरा लिखिए। Second, find out average velocity and average speed. Find out average velocity and average speed of the particle. Okay, तो एक बात बताइए, पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है कि स्पीड? स्पीड। वेलोसिटी तो लगातार। अच्छा, कांस्टेंट स्पीड पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है और कौन सा नहीं? ए टेंजेंशियल नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल होता है। और सर्कुलर में हम लोग नॉर्मल को ही क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल। वो आगे बोलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर उसका कोई रोल नहीं है। आपका पार्टिकल यहां से चल के यहां आया तो क्या वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पाथ? तो यहाँ स्पीड v नॉट है और इधर भी, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन स्पीड। तो अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो v जो है वो स्पीड को डिनोट करता है और वो क्या है? ds/dt। तो आपको पता है कि s को डिफरेंशिएट करने पे स्पीड आती है। तो अगर हमें ds निकालना है तो क्या स्पीड इंटू dt करना पड़ेगा? और स्पीड इंटू dt का मतलब इंटीग्रेशन। तो एक बात बताइए, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तब तो हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, बोलिए। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा एस को ds का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू स्पीड कांस्टेंट है तो v डेल्टा t, जो आप सिंपल वे में बोलते हो ना कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि यहां पर स्पीड कांस्टेंट है इसलिए ये इक्वेशन मैं लिख सकता हूं। यस और नो? तो एक तो मुझे ना यहां से यहां तक मूव करने के लिए डिस्टेंस चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस कितना हुआ यहां से यहां तक? तो ये एंगल कितना हुआ? तो ये एंगल आपको रेडियन में निकालना है। 2 पाई माइनस पाई बाई 3। दिस एंगल इज कि पाई माइनस पाई बाई 3।
यहां से यहां तक पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 3, एंगल इज 2 पाई बाई 3. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज योर आर थीटा. कितना आएगा आर थीटा? तो आर तो रेडियस है और ये 2 पाई बाई 3. तो 1 मिनट, आर की वैल्यू 4, 8 पाई बाई 3 मीटर्स. ये तो क्या आ गया? डिस्टेंस. दूसरा क्या चाहिए इसी में? डिस्प्लेसमेंट. 1 मिनट. डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर चाहिए. तो जैसे पार्टिकल यहां था और वो यहां गया, कितना एंगल है ये? 60. तो ये वाला 2 पाई बाई 3 है. तो थोड़ी देर के लिए मान लो ये एंगल थीटा है. तो डिस्टेंस तो ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है. बोलो. तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इधर है. अब अगर हम वेक्टर पूछेंगे ना, तो आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं क्योंकि हमने आपसे डायरेक्शन वगैरह, इसके डायरेक्शन पूछेंगे तो आप कह दोगे कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए टू बी. अब बताइए कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस. ये रेडियस आर है तो ये भी, और इधर से परपेंडिकुलर डाले तो मिड पॉइंट पे आएगा. तो दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो थीटा बाई 2. आर कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस इज आर साइन थीटा बाई 2. बोलिए. और ये भी आर साइन थीटा बाई 2. और थीटा कितना है हमारा? 2 पाई बाई 3. यही है ना थीटा? तो द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो या बेसिकली मैं लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड है कितना? 2 आर साइन थीटा बाई 2 एंड थीटा इज योर 2 पाई बाई 3. थीटा कितना है? तो 2 आर इंटू साइन पाई बाई 3 हो जाएगा. तो 2 पाई बाई 3 अपॉन 2. तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हाउ मच इट इज? 2 आर इंटू रूट 3 बाई 2. दैट इज आर रूट 3 और आर की वैल्यू है 4 रूट 3 मीटर्स. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद क्या करें? इसके बाद एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए. कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर एवरेज स्पीड भी वही आएगी जो इसकी स्पीड है? क्योंकि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. हाँ या ना? तो चलो पहले हम लोग इसका जो थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए, पहले मुझे टाइम चाहिए होगा रेट निकालने के लिए. तो ए से बी तक का टाइम चाहिए. तो मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है या डिस्टेंस यूनिफॉर्म रेट से ट्रेवल हो रहा है? ये देखो. तो डेल्टा एस कैन बी रिटन एज, यानी दिस इज योर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो कितना टाइम लगेगा उसको? तो ए से बी तक का टाइम अगर आपको चाहिए तो आप कहेंगे कि सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. हाँ या ना? टोटल टाइम कितना? सॉरी टोटल डिस्टेंस. एक मिनट, हमें टाइम चाहिए ना इधर को. तो हमारे पास जो है वो डेल्टा टी चाहिए. तो दिस वुड बी योर डेल्टा एस बाई वी. डेल्टा एस कितना? आर थीटा, यानी वो 8 पाई बाई 3. कितनी स्पीड से जा रहा है? वी नॉट. वी नॉट स्पीड दिया है. आप चाहो तो वी नॉट की वैल्यू लिख लो, ऊपर लिख लो वी नॉट की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है. वैल्यू दे देंगे थोड़ा और अच्छा लगेगा. वी नॉट कितना दिया था मैंने? सिर्फ सिंबल दिया ना. तो वी नॉट को लिख लो 4 मीटर पर सेकेंड. नहीं देंगे तब भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं है. वी नॉट के टर्म में निकालना पड़ेगा. अभी हम वैल्यू दे रहे हैं. तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग हुआ? आर थीटा कितना है? 8 पाई बाई 3 अपॉन वी नॉट कितना? 4. तो योर डेल्टा टी इज 2 पाई बाई 8. और ये आ रहा है किस में? सेकंड में. बोलिए. ये टाइमिंग आ गया. अब क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड.
सबको समझ में आ रहा है? एवरेज स्पीड तो वही रहेगी। इवन आप सॉल्व करके देख लो, टोटल डिस्टेंस क्या है और टोटल टाइम, वो डिवाइड करोगे फिर से वही आएगा। यस और नो? तो एवरेज स्पीड तो डायरेक्टली आपकी आ गई है कितनी, 4, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहां भी लिखा हुआ हमने। यस और नो? टोटल डिस्टेंस है आपका 8π/3 अपॉन 2π/3। ये मैं वैसे ही कर रहा हूं, या वही आ जाएगा वापस 4 एंड दिस इज इक्वल टू v0 ही आ रहा है। बोलिए, तो ये तो सॉल्व करना नहीं था, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाउ मच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? कितना? 4√3 meters and the total time 2π/3। एक मिनट, 2π/3 यही ना? तो सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 6√3/π meters per second। दिस इज व्हाट? अरे सही है क्या? 4√3 अपॉन दिस। कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ठीक है? ओके, इतना लिख लिया सबने? थोड़ा सा फास्ट लिखना, ये क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही दिया था आपको ताकि कुछ लोगों को आइडिया हो जाए डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या। ओके अच्छा, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, आप निकाल सकते हो। कैसे? इंस्टेंटेनियस में दो चीजें होती हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। टेंजेंशियल तो जीरो है बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सिर्फ इसका नॉर्मल एक्सेलेरेशन है जिसको हम लोग आगे चल के क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल। तो वो v²/ρ होगा और रो की वैल्यू आपको पता है r के बराबर होगी। सही बात है। चलो अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस नहीं पूछते हैं, दूसरा लिखे, फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम a to b। फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम a to b। देखो एवरेज एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पार्टिकल यहां से यहां आया है, कितना एंगल घूमकर, थीटा। यहां पर उसकी स्पीड कितनी थी, v0। यहां पर स्पीड पाथ के टेंजेंशियल, यही ना? ओके, तो अब आपको टाइम पता चल चुका है, कितना टाइम है, 2π/3। तो ये लिख लो, यहां से यहां तक की टाइमिंग तो आपके पास है 2π/3 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज, अरे बात मत करो, इतना थोड़ी समझाया जाता है यार। भैया आप कब समझोगे कि आपको एट द एंड फाइट करना है भाई, समझ रहे हो क्या? कितने सारे बच्चे हैं यार, अपने आप को अलग कैसे करोगे, स्किल से ही तो करोगे ना, तो फिर कंसंट्रेट करो। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा वी बाय डेल्टा वी निकालने का हमने आपको प्रोसीजर सिखाया है कि आपको v फाइनल में से v इनिशियल को माइनस करना है। उसको माइनस भी कर सकते हैं और वेक्टर को
रिवर्स करके जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको माइनस के अकॉर्डिंग समझाता हूं, फिर रिवर्स वाला भी समझा दूंगा। तो मुझे बताइए इसकी वेलोसिटी इधर है v नॉट, या चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। मेरा फाइनल वेलोसिटी ये है क्या? अच्छा, इसका एंगल जरा चेक कर सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर है बताओ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, ये 90 माइनस, एक मिनट रुक जाओ, ये पाई माइनस थीटा, ये 90 है। तो मान लो ये एंगल कुछ फाई है, या इतना क्यों दिमाग लगाना यार, छोड़ो, थीटा की वैल्यू से चल लेते हैं। ये कितना 60 है, तो ये 30 है, तो ये 60 हो गया। तो आपको पता है योर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज दिस। मैं पता है कौन सा मेथड लगा रहा हूं, वो मेथड जो हमेशा लगाना है। हमेशा क्या करना है आपको, जब आप वेक्टर माइनस करते हो तो या तो वेक्टर को लिख के माइनस कर दें, या फिर जिस वेक्टर को माइनस करना है उसको रिवर्स करके ऐड कर दो। तो ऐसा करते हैं, इसको माइनस करना है ना, तो ये वेलोसिटी कितना ऊपर है हॉरिजॉन्टल से, बोलिए। टोटल चेंज ये इनिशियल है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करने का मतलब रिवर्स करके ऐड। अब याद रखना रिवर्स कर दिया है मैंने, यानी अब आप माइनस का रूल नहीं लगाओगे, किसका रूल लगाओगे? तो ये इनिशियल वेलोसिटी का माइनस है, लेकिन याद रखना इसका मैग्नीट्यूड भी v नॉट है और इसका भी v नॉट है। तो अब मैं एडिशन का रूल लगाऊं या माइनस का? एडिशन का। तो एडिशन का जब मैं रूल लगाऊंगा तो वैसे तो हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट लिखूं या कंपोनेंट बना के? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पर होता है, और ये वैल्यू होती है, ये भी 30, 1 मिनट, ये भी 30 और ये भी। तो इस डायरेक्शन में v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड आ रहा है हमारे पास कितना, 2v नॉट cos 30। बताइए 2v नॉट cos 30, सही बात है। अच्छा मान लो ये बराबर नहीं होते तो ऐसे नहीं करते, फिर क्या करते, इसका इधर कंपोनेंट लेते, इधर वाले ऐड कर देते, इधर वाले ऐड कर देते, उसके करस्पॉन्डिंग दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सभी लोग कंफर्टेबल है? तो कितना आएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास, तो ये √3v नॉट हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, एवरेज एक्सेलरेशन। आपको पता है इसकी डायरेक्शन किधर है, ये रही, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है ना, उसकी लाइन उसके रिवर्स डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर है इसकी डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा t। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड √3v नॉट, और डेल्टा t 2π/3, और v नॉट की वैल्यू, तो दिस इज योर 3√3 into 4 upon 2π, that is 6√3/π meters per second square. This is average। अरे समझे कि नहीं, ये वैल्यू आ गई। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस क्वेश्चन में हम आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, हमने पढ़ा दिया आपको पूरा। दैट इज योर v² रो, एंड रो इक्वल्स टू r, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 दे दिया गया है। ओके तो नीचे हेडिंग डाल लो, रेक्टिलिनियर मोशन और 1 डायमेंशनल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन
और वन डायमेंशनल मोशन। हाँ, एक बार फिर बता दें यार, ये गलत तरीका है। एक बार फिर से, पता है इतने सारे बच्चों का आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इधर सुनो, आप ये बताओ ना कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई। एक बार फिर का मतलब होता है दोबारा से पूरी बात करना। कौन से पॉइंट पे डाउट है आपको? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड ये कैसे आया? देखो, इसका इधर कंपोनेंट है वी नॉट कॉस 30, इधर भी है वी नॉट कॉस 30, और इसके परपेंडिकुलर वी नॉट साइन 30 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आएगा 2 वी नॉट कॉस 30। यस और नो? हमेशा पॉइंट आउट करें कि डाउट कहां पर है आपको। आर ऐसे है, ये सर्कुलर पाथ है क्या? तो मैंने क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वो जिस इंस्टेंट पर जिस सर्कल पे होगा उसका रेडियस, तो वो इसी सर्कल पर है। हेडिंग डालिए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। और वन डायमेंशनल मोशन ही आपका मोशन स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात बताइए, इतनी थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेक्टिलिनियर मोशन में आपको पता है क्या कि एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो सिर्फ कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है। ये सही बात है। अच्छा, अब जो वन डायमेंशनल है उसमें हम लोग पता है क्या करने वाले हैं। जैसे इक्वेशन है आपके पास आर, तो मुझे बताओ आप कोई एक डायरेक्शन में एनालाइज करना है, तो आप कह दो कि सर मैंने इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया या इस डायरेक्शन को, तो आपकी मन पड़े कोई डायरेक्शन मान के सॉल्व कर सकते हो। यस और नो? तो जैसे मान लो मैं उसको एक्स मान लेता हूं, तो आर को मैंने क्या लिख दिया? एक्स आई कैप। तो यहां से बताइए वेलोसिटी क्या बन जाएगी? इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो हो जाएगा dx बाई डी टी आई कैप। और अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो इसी को डिफरेंशिएट, तो योर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये भी आई कैप। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको वेलोसिटी के टर्म में। तो आप अब देखोगे कि रेक्टिलिनियर में एक खास बात क्या है, ये हम लोग आई कैप जे कैप के कैप हटा देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। अगर दो तीन चार डायरेक्शन हो तब तो दिक्कत है, अगर एक ही लाइन के अलोंग चल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बार बार आई कैप जे कैप या के कैप इसका यूज नहीं करेंगे, सीधा क्या यूज करेंगे? कन्वेंशन। क्या करेंगे? जैसे पोजीशन वेक्टर है ना, उसको सिर्फ एक्स लिख देंगे। तो अब आपको अपने माइंड में बैकग्राउंड में रखना, अगर एक्स पॉजिटिव है तो बेसिकली वो, मान लो एक्स की वैल्यू +2 है, इसका मतलब है ये 2 आई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? उसका पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप है। और अगर मान लो कि वो x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हो, तो उस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव की तरफ होगा अगर पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव होगा तो ये जो x है ये उसका पोजीशन हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब हम लोग आई कैप को हटा रहे हैं, जे कैप है तो जे कैप को हटा रहे हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो वेलोसिटी पे हम लोग वेक्टर लगाते थे ना, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं इस dx बाई डी टी को v लिखूंगा, अभी तक हम लोग v किसको लिख रहे थे? लेकिन ये स्पीड है कि वेलोसिटी? याद रखना, रेक्टिलिनियर में v लिख रहे हैं तो वो क्या है? वेलोसिटी, क्योंकि हमने उसको dx बाई डी टी दिया। और आपको पता है इसमें तो साइन आएगा, प्लस भी होगा और कभी, तो अगर dx बाई डी टी कभी प्लस होता है तो वेलोसिटी प्लस की तरफ है, और माइनस होता है तो ये वेलोसिटी होगी। तो याद रखना, रेक्टिलिनियर में जब भी मैं स्पीड बोलूंगा तो उसको v नहीं बोलूंगा, मैं रेक्टिलिनियर में स्पीड को बोलूंगा मॉड v। क्या बोलूंगा? तो ध्यान रखना, v डिनोट्स वेलोसिटी, लेकिन जनरली मैंने v को क्या बोला हुआ है? स्पीड, और v वेक्टर को वेलोसिटी, क्योंकि वहां वेक्टर है तो वहां तो दिक्कत आती नहीं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन को हटा रहे हैं।
तो हम क्या करें, जैसे मान लो एक पार्टिकल है ना ऐसे डायगोनल के अलोंग जा रहा है, तो हमने कहा भाई इस डायरेक्शन को प्लस मान लो, पोजीशन को एक्स डिफाइन कर दो, तो वो एक्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव है तो उसके, क्योंकि पार्टिकल इधर उधर तो घूम नहीं रहा है, तो एक ही लाइन में हम लोग प्लस और माइनस से डायरेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप किसको प्लस मानते हैं और किसको माइनस मानते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो आप किसको प्लस मानेंगे और किसको माइनस, ये आपकी चॉइस होगी। समझ गए? अब देखो x dx बाई dt, तो स्पीड को क्या बोलूंगा? मॉड v। समझ में आई बात? और जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन dv बाई dt, और आपको पता है यही टेंजेंशियल भी है, लेकिन एक्सेलरेशन में साइन होगा। समझ रहे हो कि भाई वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, बात समझते हो? और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसमें भी साइन होता है, तो आप यहां से डायरेक्ट ही देख के बता सकते हो, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर ये वेलोसिटी के तरफ हो तो बोल देना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, वरना ऑपोजिट। वरना टेक्निकली मॉड वी को डिफरेंशिएट करना होता है। किसको? मॉड वी को डिफरेंशिएट करने पर। तो एक बात बताइए, यहाँ कोई नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। द नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। बात समझ गए? अरे यस और नो? अब जो आपका क्या कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन हुआ, उसमें एक दिक्कत है ना, अभी आपकी आदत बिगड़ जाएगी। ये जो v है वो स्पीड है ना, बट यहां पर हम लोग इसको किसकी तरह यूज कर रहे हैं? वेलोसिटी, क्योंकि इसमें साइन होगा। यस और नो? तो मुझे बताइए, एक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है रेक्टिलिनियर में, मान लो +5 मीटर पर सेकंड है, अब हो गई +4 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड बढ़ी या घटी? उसकी स्पीड बढ़ी या घटी? भाई मैंने बोला +5 मीटर पर सेकंड से +4 मीटर पर सेकंड हो गई, उसकी स्पीड। और अगर मैं कहूं वेलोसिटी, वो भी घट गई। समझ गए? अच्छा अब बताना तो, -5 मीटर पर सेकंड से -4 मीटर पर सेकंड हो गई। एक मिनट अब सुन लो ध्यान से, यहां गलती करोगे। इसकी वेलोसिटी भी घटी है और स्पीड भी घटी है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। पहले तो स्पीड घटी है, मॉड लगा के देख सकते हैं, और वेलोसिटी हमेशा अपने मैग्नीट्यूड से ही जाना जाता है कि वो बढ़ रही है कि घट रही है। बात समझ गए? तो कोई ऐसा मत बोलना कि सर ये वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। वेलोसिटी घटी रही है यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के बढ़ने और घटने की जब बात की जाएगी तो वो स्पीड से ही देखा जाएगा। किससे? तो यहां पे भी पार्टिकल की स्पीड और वेलोसिटी घट रही है, और यहां भी घट रही है। बात मेरी समझ में आई? तो वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा अपने मैग्नीट्यूड से ही जाना जाएगा कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। यस और नो? ठीक है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको रिटार्डेशन और एक्सेलेरेशन में कुछ समझाया था, स्पीड अप स्पीड डाउन। तो अब आपको पता चल गया, आपका एक्सेलेरेशन में भी प्लस माइनस का साइन हो सकता है, वेलोसिटी में भी। और अब आपको पता है कि कोई एंगल वाली बात यहां नहीं है, सिर्फ या तो सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपको स्पीड अप बताना है तो मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम साइन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन, पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट साइन, क्या होगा? स्पीड डाउन। अब एक मिनट इधर देखो, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उल्टा सीधा जानते हो। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम, यानी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आती है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ये सेम साइन है। या फिर वेलोसिटी अगर नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में ही होना चाहिए, मतलब दोनों सेम साइन, मतलब सेम डायरेक्शन, तो वो स्पीड अप होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते पता है, सर ए नेगेटिव हो गया, ये रिटार्ड तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है तो हम स्पीड अप बोलेंगे। समझ गए? और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन, या फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन, तो ये दोनों केस में स्पीड डाउन और ये स्पीड अप। तो क्या मैं इसको रिटार्डेशन बोल सकता हूं? ध्यान रखना, ये गलती करवा लूंगा मैं आपसे, आपको लग रहा हो कि बहुत हल्के में चल रहा है। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं कि सर ए पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन स्पीड अप, नहीं, ए पॉजिटिव के साथ साथ वी को भी तब स्पीड अप, और अगर ए नेगेटिव है तो वी को भी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, स्पीड अप, अपोजिट डायरेक्शन स्पीड डाउन। इसको नोट करिए। ओके, तो रेक्टिलिनियर में अच्छी बात है, कोई नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन, तो इसलिए सेम और अपोजिट है ना, इसलिए हम लोग आई जे के को भी हटा के सिर्फ क्या करते हैं, प्लस, और एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं, दूसरे को और उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। क्लियर? तो देखो इनमें ना कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आएंगे, तो हम लोग ग्राफ पे बाद में आएंगे, पहले कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन लिखिए। लिख लिया सबने ये? ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बाद में, पहले हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मिटा दो। लिखो, a particle initially at rest, initially at rest have acceleration a equals to t square for 0 to 2 second and t minus 2 for t greater than 2 second, and your acceleration have the unit meters per second square। एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है मैंने, पार्टिकल के एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। ओके, रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, पार्टिकल शुरू से जीरो वेलोसिटी से शुरू कर रहा है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
at t equals to velocity of particle at t equals to 1 second and at t equals to 3 second. Velocity of the particle at t equals to 1 second and at t equals to 3 second. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अभी सॉल्व करना। देखिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, आपको पता है क्या एक्सीलरेशन का वेलोसिटी के साथ रिलेशन कितना, dv बाय। तो एक बात बताइए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे कौन आता है, ठीक है। अब यहां प्लस माइनस में चलेगा सारा मामला, ठीक है। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे एक्सीलरेशन आता है। तो अगर मैं dv इक्वल्स टू a dt लिखता हूं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, गलत बात। मैंने कहा ना तुम लोग जल्दीबाजी कर रहे हो। अगर dv मतलब एक्सेलरेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास 100 रुपीज का चेंज आ गया, आपके पास 100 रुपीज का, तो आपके पास कितने रुपए हैं, एक मिनट सुनो पहले यार, तुम लोग ना कॉन्सेप्ट को इधर उधर ले जाते हो। 100 रुपए आपके पास आए, ठीक है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए मुझे इनिशियल वैल्यू जानना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इसमें लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप v को इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो जब तक आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता है तब तक दूसरी वैल्यू नहीं मिलेगी। यस और नो। तो अब जरा सोच के बोलो कि अगर मैं 0 से लेके 1 सेकंड तक जाता हूं, ये फंक्शन है क्या, तो इस फंक्शन को रख के मैं इंटीग्रेट तो कर ही लूंगा, लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत कहां पर है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी का चेंज है। तो क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो मेरे पास देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी, कब, t इक्वल टू, क्या ये फंक्शन 0 पर वैलिड है, तो 0 से 1 सेकंड तक ये वैलिड है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 से, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0। हम चाहे तो एट एनी टाइम t पे निकालकर, एट एनी टाइम t पे निकालकर उसको हम 1, t की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो पहले मैं ऐसा कर रहा हूं, एट एनी टाइम t पर v निकाल रहा हूं, कितना आएगा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड तो होगा v माइनस 0, a कितना, t स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू, then I will get the value of v as, लिमिट भी रख दो, it is your t क्यूब बाय माइनस 0, डेफिनेटली 0 भी रख दिया मैंने, तो t क्यूब बाय 3 आ गया। लेकिन याद रखना ये वेलोसिटी का फंक्शन t कहां तक एक्सेप्ट करता है, t इक्वल टू 0 टू, तो मैंने आपसे वेलोसिटी कब पूछा है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कितना आएगा बताइए, तो t इक्वल टू 1 पे 1/3 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट रुक जाओ, अब इधर देखो वेलोसिटी आ गई 1/3 पे। अब मुझे वेलोसिटी कब चाहिए, 3। एक मिनट सुनना, तो पहले तो ये देखना है कि 3 सेकंड वाला फंक्शन कौन सा, ये है क्या, तो इसको इंटीग्रेशन में ले जाऊंगा, लेकिन ये फंक्शन शुरू कहां से होगा, 2 सेकंड के बाद से। और याद रखना एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर चेंज इन वेलोसिटी आती है। तो जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेशन में ले जाएंगे तो ये वैलिड ही कहां से है, तो पहले आपको 2 सेकंड की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे 2 से आगे, तो 2 की वैल्यू नहीं पता होगी, तो 3 की वैल्यू हम बता नहीं पाएंगे। चेंज तो बता देंगे लेकिन वैल्यू, तो अब मुझे अगले पार्ट के लिए मुझे v एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड चाहिए, बोलो। तो t इक्वल टू 2 सेकंड का v आएगा 8/3 मीटर्स। ये सब प्लस में आ रहे हैं क्या, यानी जिस डायरेक्शन को इन्होंने प्लस माना है ये वेलोसिटी उस तरफ है, सही बात है। चलिए इसके बाद एक्सेलरेशन कितना, t-2। तो अब अगला इंटरवल
योर टाइम इज लाइंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू अहेड, मतलब t ग्रेटर देन 2 सेकेंड। तो बताइए dv किसके बराबर है, a dt। लेकिन जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूछेगा कहां से, तो t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी 8/3 एट एनी टाइम। पहले t निकाल लेते हैं, फिर t की वैल्यू 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन 1 है क्या, 1 का इंटीग्रेशन v माइनस 8/3, ये लिमिट डल गई लेफ्ट में। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 2 टू t एंड द फंक्शन इज t माइनस 2 dt। क्या कहते हो, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आ रहा है v माइनस 8/3 दैट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 2t, तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 2, 1 का इंटीग्रेशन t, द लिमिट इज फ्रॉम 2 से t, 0 से t तो नहीं लगाना है, 2 से t। अरे यस और नो। तो अब हम यहां पर वैल्यू रखते हैं, v इक्वल्स टू आएगा v माइनस 8/3 तो है ही, दैट इज इक्वल्स टू t अपर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t एंड माइनस ऑफ, इसको रखो 2, तो 2 माइनस 4, यही ना, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 2, तो v इक्वल्स टू t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t और ये +2 प्लस 8/3, बोलो। तो दिस इज योर फंक्शन, सही बात है। तो अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो मतलब आपको अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी का चेंज आता है आपके पास। तो आपको वेलोसिटी कब चाहिए, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये फंक्शन आएगा मेरे पास 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 14/3, कर लोगे सिंप्लीफाई, 9/2 माइनस 6 प्लस 14/3, सिंप्लीफाई कर ले, आपका आंसर आ गया v इक्वल टू कितना आ रहा है ये, ओके कितना आ रहा है ये 10/6, यानी 5/3 हो गया क्या, क्यों कितना आ रहा है ये वैल्यू 5/3 आ रहा है पक्का, कितना 19/6, 8/3 से तो ज्यादा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि t-2 पॉजिटिव वैल्यू है क्या, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड तक वेलोसिटी 8/3 तो हो चुकी है, और अभी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी 19/6। चलें आगे, हाँ हाँ इंक्लूड नहीं करें, जस्ट उसके आगे की वैल्यू, ये लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स का मतलब समझ रहे हो ना, जस्ट वहां से होती है वैल्यू, ठीक है। तो हम वो रख रहे हैं, लिमिट है ना, नाम क्या है इसका, लिमिट से जस्ट टेंडिंग टू 2 बोल रहे हैं हम, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। देखो ये 2 सेकंड तक है, ये 2 सेकंड के बाद है, तो 2 सेकंड के बाद में वो 2 t इक्वल टू 2 वहां की लिमिट रखी जा रही है। चलें आगे। अच्छा एक बात बताओ,
यही क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अप टू 1 सेकेंड, तो क्या करोगे? तो 1 मिनट पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको पता है वेलोसिटी इज योर dx बाई dt, तो dx को अगर हम डेल्टा x बनाना चाहेंगे तो v को इंटीग्रेट करेंगे, तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वेलोसिटी का एक तो ये फंक्शन है, तो अगर आपको 0 से लेके कितने 2 सेकंड के बीच में आपको क्या एनालाइज करना है, समझ रहे हो? तो अगर आपको 0 से लेके 2 सेकंड तक के बीच में बात करना है तो ये इंटीग्रेट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। याद रखना वेलोसिटी इंटीग्रेट होने पे डिस्प्लेसमेंट आता है और स्पीड इंटीग्रेट होने पे डिस्टेंस आता है। तो अगर मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछना है तो अगर मैं आपसे 1 सेकंड तक पूछता हूं तो 1 सेकंड वाला फंक्शन यूज में रहेगा, और अगर मैं आपको कहां तक मान लो 3 सेकंड पे पूछता हूं तो याद रखना वो जो 3 सेकंड वाला फंक्शन है वो 2 सेकंड के बाद वैलिड है, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि t इक्वल टू 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है। यस और नो कर सकते हो? तो हम लोग एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दो ये। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दोगे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जिस रेंज तक चलना है उस रेंज का फंक्शन उठाना है, वो फंक्शन जहां से शुरू होगा उसकी वैल्यू पुराने वाले फंक्शन से लानी है। सही बात है क्या? नेक्स्ट देखिए, या एक बार सॉल्व कर दूं क्या? डिस्टेंस की वैल्यू कर लोगे ना? डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में पार्टिकल का पाथ की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो है ना, तो चाहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो इस क्वेश्चन के लिए सेम है, तो मैं यहां पर पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर 2 से लेके ये वाला आगे ये फंक्शन आगे इंटीग्रेशन में जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मिटा दूं? देखो चेंज ही आएगा एक्चुअली, जो अरे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, लेकिन वो उस इंटरवल का आएगा। अगर मैं इनिशियल से लेके पूछ रहा हूं तो इनिशियल वाले डिस्प्लेसमेंट को आपको यूज, मैंने ये थोड़ी कहा कि 2 से 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तब तो 2 से 3 तक इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 0 से लेके 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट लाना है, कहां से कहां तक, तो पहले 0 से लेके 2 सेकंड तक निकलेगा। मान लो 0 से 3 तक लाना है तो पहले 0 से 2 तक डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यस और नो? और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वेलोसिटी इज योर 4x प्लस 2। इस वाले में लेकिन 0 आ नहीं रही है कहीं, नहीं अगर आप इसके रूट्स निकालते हो तो वो जो टाइमिंग है, अरे यार पहली बात तुम लोग ऐसे बात करोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले तो ये तो समझो कि आप आईआईटी की तैयारी करने आए हैं। सीट कितनी सी है पहले ये बता दो, और कितने लोग बैठेंगे? लड़ाई आसान है तो भाई ठीक है, आपको लगता है कि 3 लोगों के बीच में से एक सीट लेनी है तो बात अलग है। इतने सारे बच्चे हैं और आपको सीट लेनी है आईआईटी के अंदर, और क्लास में हम लोग हंस रहे हैं या बात कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं मैं। तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा, मेरे लिए तो आप सभी हैं।
लेकिन आपके लिए यू आर अ पर्टिकुलर, आपको आपके रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, यस और नो। बात कर रहे हैं या कुछ भी करें तो रिजल्ट आपका ही खराब होगा। इसमें कोई, हमने आज तक कभी किसी बच्चे को सेलेक्ट होते हुए नहीं देखा जो क्लास में वो इनसिंसियर हो और वहां जाके कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराए। बात समझ रहे हो क्या? क्योंकि वैसे ही इतने सारे बच्चे हैं कि उसमें जगह बनाना अपने लिए बहुत टफ टास्क है। फिर आप सुनो तो सही बातों को, छोटी से पॉइंट से गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अभी समय है, हम लोग जागेंगे कब पता है? जब एंड आ जाएगा ना, 1 महीना बचेगा, तब हम सोचेंगे कोई इंजेक्शन मिल जाए कि सारा सिलेबस भी हो जाए, सब कुछ आ भी जाए। आते ना हमारे पास लेके, सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, अब क्या करें? सही जवाब तो ये है कि अब आप कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। ये तो है ऑनेस्ट जवाब, पर दे नहीं सकते जवाब। बात समझे कि नहीं? फिर हम भी कहानी घुमा रहे होते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर हमारे भी मन में होता है कि पूरे साल भर तो हमने पढ़ा नहीं। अभी कोई इंजेक्शन, मैं कल सोच रहा था कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए तो बहुत बढ़िया हो कि हाँ भाई ये इंजेक्शन लगाया, रोटेशन कंप्लीट, है कि नहीं? तो मतलब आप समझो, अगर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भाई बात मत करो, हालांकि मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 90% बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, पर वो जो 2-5% इधर उधर है, हमें उनकी भी चिंता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इस तरह से कर रहे हैं उनका होने वाला तो नहीं है। बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा फोकस करें। अभी मैं एकदम से टफ क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, बट अभी हमें पहले 1D के कुछ पॉइंट्स क्लियर करने दो, फिर हम टफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब अभी कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है, आपने क्या पूछा था अभी? हाँ, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसने कि सर हम यहाँ रख के वेलोसिटी जीरो निकाल सकते हैं, हो सकता है इसका कुछ रूट आ जाए, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू टी से ज्यादा, टी की वैल्यू 2 से ज्यादा तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 के बाद अगर हम फंक्शन को एनालाइज करें तो ये लगातार स्पीड अप हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कहीं जीरो, लेकिन हो सकता है ये फंक्शन हो, इसका कोई रूट आता हो, हमें क्या पता कि इसके रूट इमेजिनरी है या रियल है। तो अगर आप रूट निकाल के भी देखते हो तो ये कंफर्म है कि t ग्रेटर देन 2 सेकंड की वैल्यू तो उसमें आने वाली नहीं है। अगर वो पहले की आती है तो ये फंक्शन उसके लिए वैलिड नहीं है, यस और नो। तो अब आपके पास एक वेलोसिटी का फंक्शन है 4x प्लस 2, वेयर x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, find out the acceleration of particle find out the acceleration of particle when the particle is at x equals to, when the particle is at x equals to 4 मीटर, ठीक है। तो देखिए अभी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो मेरे पास एक्सेलेरेशन सिंपल क्या है, जो बच्चे अभी नए नए सीख रहे हैं, आपको एक्सेलेरेशन क्या पढ़ाया गया है? dv बाय dt। v वेलोसिटी है, v क्या है? ओके, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा? dx बाई dt, v बन जाएगा। तो एक मिनट, dx बाई dx है ये, तो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे v किसका फंक्शन मिला है, तो मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन इज, ये तो हो जाएगा dx बाई dt v इंटू dv बाई dx। अरे यस और नो? तो क्या अगर इस फंक्शन को सोचे तो सब कुछ है हमारे पास। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? दैट इज v इंटू dv बाई, v की वैल्यू 4x प्लस 2 and dv by dx it is 4, then the acceleration of the particle is 16x plus 8। और मैंने कब पूछा आपसे? x इक्वल्स टू 4 पे कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 इंटू 4 प्लस 8। तो एक मिनट, x कितना आ रहा है? 64 प्लस 8 72 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये x इक्वल टू 4 पर। समझ में आई बात? इसको नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का।
ओके तो हमने यहां पर v dv बाय dx का यूज किया। dv बाय dx डाउट है? ये dv बाय dx को डिफरेंशिएट किया है, कितना आएगा? 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। ओके चलिए इसमें लिखो इफ एट t इक्वल टू 0, इफ एट t इक्वल टू 0, हाँ इसी का पार्ट है। इफ एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, the particle is at origin, then find out the position of the particle at any time t and velocity at any time t and velocity at any time t। इवन मैं एक्सेलेरेशन भी पूछ सकता हूं। इधर देखो मेथड क्या है आपके पास, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 4x plus 2, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx by dt that is equals to 4x plus 2, यही ना? क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है? तो dx अपॉन 4x plus 2 इक्वल्स टू, अब देखो क्वेश्चन का पार्ट क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ t आ जाए, x को यहां रख दो, किसका फंक्शन आ जाएगा? वेलोसिटी का, और इसको यहां रख दो x की वैल्यू, एक्सेलेरेशन भी फंक्शन ऑफ t आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ t। तो इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं कैसे? तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू और एट एनी टाइम t पर x, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ln 4x प्लस 2 अपॉन 4। अभी पूछ लो किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो, है ना? इसको ऐसे किया गया है, पहले इसको हमने कुछ और फंक्शन मान लिया z, फिर वहां से dx को dz के टर्म में रिप्लेस करके इंटीग्रेट करते हैं। इसकी लिमिट कहां से कहां तक? फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू t। तो ये आएगा आपके पास ln ऑफ, लिमिट डाल रहा हूं 4x प्लस 2 अपॉन, बताइए x की वैल्यू डाल दिया, अब 0 डालेंगे तो 4x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 40। बताइए, तो एक्सपोनेंट में ले जाएं इसको, तो दिस इज योर 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू e की पावर 40, then you are getting the value of x as e पावर 40 माइनस 1 अपॉन 2। क्या ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है? अब एक मिनट सुनना ध्यान से, एग्जाम में गलती हो गई उसके बाद फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं निकला। क्या पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे x बराबर 0 पे ही है? तो ये पार्टिकल का पोजीशन भी है और ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी है एट एनी टाइम t का, यस और नो? क्योंकि t बराबर 0 पे कहां था? x इक्वल टू 0 पे। लेकिन अगर पार्टिकल t बराबर 0 पे x बराबर 0 पर नहीं है, जैसा कि अगर मान लो यहां पर मैं t बराबर 0 पे x बराबर 2 देता, तो वहां से सॉल्व करके जो x आता वो उसका x कोऑर्डिनेट होता। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए x में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ता है, यस और नो? तो क्या आपको वेलोसिटी x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया? अब आप यहाँ t की वैल्यू डालते जाओ, x मिलता जाएगा। ये क्या, ये ऐसे आया, पहले मैंने यहां x की वैल्यू को x डाला, तो 4x प्लस 2 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2, तो log a माइनस log b इज log a बाय b, यस और नो? तो आपका x आ गया क्या? अब इस क्वेश्चन में हम आपसे वेलोसिटी का भी फंक्शन पूछ सकते हैं, टाइम का, एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी का फंक्शन क्या है 4x प्लस 2, क्या है? तो देखिए v इक्वल्स टू व्हाट 4x प्लस 2, तो आप ऐसा करो x की वैल्यू डाल दो, यहां पर कितना आएगा x की वैल्यू
डायरेक्ट रख दूं? तो यहां पर 2 कॉमन ले लो, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 किसके बराबर है? e पावर 40. दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2 इंटू e की पावर 40. बोलो। और अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट मार के एक्सेलेरेशन निकाल लो, या आप चाहो तो x की वैल्यू एक्सेलेरेशन के फंक्शन में रख के भी एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो. यस और नो? तो वो एक्सेलेरेशन x का फंक्शन है, ये t का फंक्शन है. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करने पे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी. नोट कर लिया? नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक क्वेश्चन लिखो. ग्राफिकल पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अभी हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व. ठीक है? इनमें गलती हो जाती है बहुत आराम से. आपको लग रहा हो कि बहुत इजी पार्ट है, बहुत आराम से गलती हो जाती है, लिमिट वगैरह ध्यान नहीं रखते हम लोग. अभी तो जैसे पार्टिकल सीधा सीधा चल रहा है, फिर क्या हो, मान लो वो सीधा जाए फिर लौट के आए, तो थोड़ा एनालिसिस बढ़ जाता है. तो वैसे क्वेश्चन हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी along the straight path. ठीक है? पार्टिकल ए से लेके बी तक कहां जा रहा है? स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है. देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस is covered with speed, is covered with speed v naught. First half of the total distance is covered with speed v naught. ध्यान से लैंग्वेज सुनना, मैं सिंपल वाला नहीं दे रहा हूं, इरोडो का क्वेश्चन है ये. फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड विद v naught. फिर लिखो एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम. मतलब इधर सुनो, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अब वो कहीं पे पहुंच गया होगा, उसके बाद अगली जो जर्नी बची हुई है उसके आधे टाइम तक. तो लिखो फॉर एंड फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम इट मूव्स विद v1 स्पीड, it moves with v1 speed, and for remaining time, मतलब next half, and for remaining time moves with v2 speed. For first half of the remaining time it moves with v1 speed, and remaining time with v2 speed. अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है बेटा. and next half with v2 speed. मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम हो गया v1 से, तो अब जो बचा हुआ सब कुछ है वो किससे? v2 से कवर कर दिया. तो लिखो फाइंड आउट द एवरेज, find out the average velocity of the particle, find out the average velocity of the particle. ओके? अच्छा, पहले ये बताओ कि अगर पार्टिकल आपका सीधा सीधा चल रहा है तो मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होते हैं, तो यहां मैं कुछ भी पूछ सकता था आपसे. ठीक है? अब पार्टिकल ए से लेकर बी तक, पार्टिकल ए से लेकर बी तक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है. मान लो टोटल डिस्टेंस s, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का हाफ कितनी स्पीड से ट्रेवल?
लेकिन याद रखना आगे लैंग्वेज बदल गई है। अब नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है, लेकिन इसको कवर करने में उसको कुछ टाइम लगा है, उसमें से हमने कहा कि आधे टाइम तक V1 से और अगले आधे टाइम तक, तो मैंने मान लिया कि आगे की जो टाइमिंग है ना वो T1 है, तो आगे की टोटल टाइम कितनी 2T1। तो पहला T1 किससे कवर, V1 से, और दूसरा T1 V2 से। याद रखना डिस्टेंस नहीं टाइम। तो मैंने मान लिया कि रिमेनिंग टाइम इज 2T1, उसके आधे टाइम तक V1 से और आधे टाइम तक V2 से ट्रेवल कर रहा है। तो इधर देखो, मुझे टोटल डिस्टेंस में किससे डिवाइड करना है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये वाला टाइम निकाल ले। कैसे, यहां तक का टाइम कितना S/2 अपॉन, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आप डेल्टा S/V कर सकते हो। ओके, अब बताओ यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, V1 इंटू T1, और ये वाला V2 इंटू T1। क्या ये दोनों डिस्टेंस मिलाकर S/2 है? तो V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T1 इज इक्वल टू S/2। क्लियर? तो मेरे पास आ जाएगा T1 की वैल्यू S/2 टाइम्स ऑफ V1 प्लस, तो आपको पता चल गया कि ये T1 कितना है, तो ये T1 पता चल गया, और ये आपको पता चल गया T0 कितना है। देन यू हैव टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या करो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एवरेज वेलोसिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ही लिखा था क्या। चलो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं क्लास में एकदम। भाई टाइम हो गया, अब उठेंगे, फिर थोड़ी देर 10 मिनट के बाद फिर सो जाएंगे। हाउ मच इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, T0 plus 2T1। So this is your S. What is T0? S/2V0 plus 2T1। T1 आपके पास है S upon V1 plus, so your average velocity of this journey would be 2V0 into V1 plus V2 upon V1 plus V2 plus 2V0। क्या कहते हो? This is the average velocity। ये वो 2T, बेटा T1 की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा। ओके, हाँ, कुछ नहीं दिया है, उसने बोला है देखो, अरे बात मत करो यार, एक्सेलेरेशन क्यों नहीं दिया? आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद V0, तो क्या वो V0 हर समय के लिए है, यानी वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फिर अगले T1 टाइम तक V1 से, तो उसका कहने का मतलब हुआ कि उस दौरान उसकी स्पीड कितनी है V1, तो कोई एक्सेलरेट नहीं हो रहा है आपका पार्टिकल उस मोमेंट में। यस और नो? तो अभी इतना पढ़ के आप लोग टेस्ट में जाएं। टेस्ट के क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, मतलब एक तरह से। तो आगे होमवर्क नेक्स्ट क्लास के बाद मिलेगा आपको। ओके, तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है? हाँ, नहीं, क्योंकि पार्टिकल का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसलिए हम लोग V इंटू टी कर रहे हैं डायरेक्टली। अगर कांस्टेंट नहीं होता V, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो V इंटू टी आएगा। ओके, ओके, थैंक यू। टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया ना? ओके, थैंक। 5 मिनट है क्या? 5 मिनट क्या है? पक्का? मेरे हिसाब से नहीं है 5 मिनट।
7 मिनट हैं अभी। क्यों 10:50 की क्लास है ना ये? 11 से 12:30 है क्या? चलो छोड़ देते हैं आज। ओके, थैंक यू। ओके।